ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है रेडियो काउंसलिंग श्रृंखला। दोस्तों, आज हम वनस्पति विज्ञान विषय पर आधारित कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है जनजातियों द्वारा पौधों का चिकित्सकीय उपयोग। ये कार्यक्रम BSc द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर PN श्रीवास्तव और डॉक्टर JP कौशिक। इनसे वार्तालाप करेंगी अंजलि शर्मा। कार्यक्रम का निर्देशन और संपादन किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम जनजातियों द्वारा पौधों का चिकित्सकीय उपयोग। सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए संजय श्रीवास्तव का नमस्कार। और आज के कार्यक्रम में हम जिस विषय पर विद्यार्थियों को जानकारी देने जा रहे हैं वो है जनजातियों द्वारा पादपों के चिकित्सकीय उपयोग। और ये विषय BSc द्वितीय वर्ष के वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए तय किया गया है। आपको ये भी बता दें कि आज के विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर JP कौशिक जी और साथ ही होंगे प्रोफेसर PN श्रीवास्तव जी। तो सबसे पहले कौशिक जी और श्रीवास्तव जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जैसे कि आज का विषय है जनजातियों द्वारा पादपों का चिकित्सकीय उपयोग जी, तो कौशिक जी हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये जो विषय रखा गया है वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए BSc द्वितीय वर्ष में, तो क्या सोचकर इस विषय का समावेश किया गया है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा है कि आदिकाल से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे पास जो भी चिकित्सा ज्ञान है जी और जो भी पेड़ पौधों के बारे में जानकारी है वो जंगल में रहने वाली जो जनजातियां हैं उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पौधों और उनके ज्ञान से ही प्राप्त हुई है। आज भी जो भी हमें चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष तौर से हम देखें तो जो भी ज्ञान हमें मिला है जी वो उसी ज्ञान का परिष्कृत और परिमार्जित रूप है। इसलिए इसके अध्ययन की उपयोगिता बहुत अधिक है। अच्छा। अगर इसके विषय वस्तु की तरफ जाएं तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोगिता हमारे जीवन में है। विषय वस्तु की हम बात करेंगे, उससे पहले कौशिक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? तो यहाँ पे ये है कि जो ज्ञान मिलता है परंपरागत मिलता है, हेरिटेज में मिलता है, और ये जो आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, ये हिट एंड ट्रायल करके ये ज्ञान अर्जित करते हैं। इनका जो ज्ञान है ये प्रकृति की प्रयोगशाला में है और ये महत्व इसलिए है क्योंकि अब आधुनिकता के उसमें ये जो विद्या है ये लुप्त होती जा रही है। जो ये लुप्त होने से पहले अगर इसका ज्ञान का हम अर्जन कर लें और इनको पुस्तकों के रूप में कर लें तो ये भविष्य में बहुत सी नई विधाएं, बहुत सी नई चीजें, बहुत सी नई औषधियों का हमें द्वार खोलती है। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि ये जो विषय है ये विषय वस्तु लुप्त होती जा रही है, तो इसको आगे ले जाने के लिए कुछ किया जा रहा है क्या? हाँ, इसमें विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्नातक कक्षाओं में और उत्तर इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में इस विषय को किया गया है और भारत सरकार ने भी इसके जगह जगह पर केंद्र खोले हैं जिनके वैज्ञानिक स्थानों पर जाते हैं, आदिवासियों से मिलते हैं, उनसे ये जानकारी ग्रहण करते हैं और उनका सत्यापन ये प्रयोगशाला में भी करते हैं। अच्छा, तो श्रीवास्तव जी आप बता रहे थे इसकी विषय वस्तु के बारे में कुछ और कुछ? जी, अगर हम देखें तो जनजातियों के द्वारा जो दैनिक जीवन है, उनका स्वास्थ्य है, आवास है, भोजन है, रीति रिवाज है, सांस्कृतिक आमोद प्रमोद के कार्यक्रम हैं और यहाँ तक कि दुख और अवसाद की स्थितियाँ हैं, उनमें विभिन्न पौधों का उपयोग करते हैं जी।
लगभग 5000 प्रकार के ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग आदिवासी अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अच्छा। तो यदि हम उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे साथ सामने जो बहुत सी समस्याएं, विकराल समस्याएं जिनको हम हल ढूंढने के लिए प्रयासरत हैं, जैसे कि भुखमरी है या प्रदूषण है या जनसंख्या वृद्धि है या जैव विविधता का संरक्षण है, बायोडायवर्सिटी आजकल लुप्त हो रही, जैसा कि सर ने अभी कहा, तो वो एक बहुत बड़ा संकट है जी। तो यदि हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लें तो हम बहुत सारी चीज़ों का समाधान हो सकते हैं, ऐसी समस्याओं से हम डर सकते हैं जी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे भोजन, चारा है, दवाइयाँ हैं, जहर है, खाद है, अनेक फलदार वृक्ष हैं जी, सब्जियाँ हैं, तेल हैं, मसाले हैं, इन सब के नए नए स्रोतों की जानकारी हमें इथनोबॉटनी से प्राप्त हो सकती है। अच्छा। इसके अतिरिक्त आज के समय में, वर्तमान समय में, जैसे सौंदर्य प्रसाधन है, नए नए प्रकार के वस्त्र हैं, खिलौने हैं, फर्नीचर हैं, कृषि और वाद्य यंत्र हैं, और इसमें आने वाले जो जनजातियों ने जो उपयोग करे हैं पौधे, उनका हम ज्ञान प्राप्त कर लें तो हम बहुत आसानी से इनमें और हम कंपटीशन कर सकते हैं और दूसरे देशों की तुलना में हम खड़े हो सकते हैं। तो श्रीवास्तव जी, जैसे कि अभी आपने विषय वस्तु का जब जिक्र किया तो उसमें एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, इथनोबॉटनी जी। तो श्रोताओं की जानकारी के लिए बताएं कि इथनोबॉटनी क्या है और सरल शब्दों में इसे किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जो जनजातियां हैं हमारी, जो जंगलों में, वनों में रहती हैं, इनके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो पौधों का उपयोग किया जाता है, उन पौधों की जानकारी जो इनको है और इनके पूर्वजों को है, अच्छा, वो जानकारी कहीं कोई लिखित में तो है नहीं, लिखित में नहीं है जी। तो वो जानकारी हमें इनसे जनजातियों से प्राप्त होती है और उस जानकारी में हम देखते हैं कि पेड़ पौधों का और जो जनजातियां हैं उनका, उनके आसपास के वातावरण का क्या संबंध है, अच्छा, किस तरह से एक दूसरे से भावनात्मक लगाव रखते हैं, ये किस तरह से उनका उपयोग करते हैं, ये सब जानकारी हम इथनोबॉटनी के अंतर्गत लेते हैं। तो शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि पौधे और जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच का जो भावनात्मक लगाव है और उसके महत्व का अध्ययन इथनोबॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। कौशिक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इथनोबॉटनी के संबंध में? हाँ, मैं एक चीज ये कहना चाहूँगा कि जो जनजातियों से हमें जो ज्ञान मिलता है वो है बहुत महत्वपूर्ण, जैसा अभी श्रीवास्तव बता रहे थे। यहाँ पर मैं एक चीज एग्जाम्पल में बताता हूँ। ये सामान्य सा पौधा है, ये खेतों की जो बाउंड्री है या फेंसिंग है उसमें मिलता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है एकाइरंथस एस्पेरा और इसको सामान्य जन बोलते हैं लटजीरा। यहाँ की भाषा में उसको चिरचिटा भी कहते हैं। तो ये है कि जो आदिवासी लोग हैं इसके बीजों को उबाल कर जब खाते हैं तो इससे भूख नहीं लगती और काफी समय तक ये स्वस्थ रहते हैं। और ऐसे भी रिकॉर्ड हैं कि ब्रिटिश आर्मी ने इसका उपयोग किया था, लेकिन आज तक इसका वैज्ञानिक शोधन नहीं हुआ है कैसी क्या उसमें चीज है। मतलब लिखित में कोई जानकारी अभी तक है नहीं। लिखित में ये जानकारी तो है कि ब्रिटिश आर्मी ने इसका उपयोग किया, बात की जानकारी, लेकिन उसमें क्या ऐसी चीज है कि भूख को मिटाती है अच्छा। और कमजोरी नहीं आने देती। ऐसे उसमें कौन से तत्व हैं इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि और दूसरे उसमें CDRI लखनऊ में है, ये केंद्रीय शोधशाला है, प्रयोगशाला है, उसमें कुछ इस तरह की चीजें आई हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में तलैया, जिसका बॉटनिकल नेम है बॉसवेलिया सर्रेटा, उसके गोंद से उन्होंने एक पदार्थ निकाला है बॉस्वोलिन, वो घुटनों के दर्द इनके काम में आता है। ये इसी इथनोबॉटनी का बिल्कुल परमार्जित रूप है जो कि आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा यूज किया गया है। उसी तरह से मध्य प्रदेश के जंगलों में बहुत ऐसे एक पौधा पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हार सिंगार, निक्टेंथिस। इससे भी एक दवाई निकाली गई है जो काला आजार जो उड़ीसा में फैलता है उसका औषधि का निर्माण भी ये CDRI लखनऊ ने किया है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको इथनोबॉटनी से ही मिली। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हमारे विद्यार्थियों को इथनोबॉटनी के संबंध में। और एक और जो अभी मेरे दिमाग में आई जो विद्यार्थियों के लिए है वो भी CDRI की ही देन है। मेमोरेक्स करके एक दवाई है जो कि ये यादगार, इसको स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, ये भी इथनोबॉटनी की ही देन है। तो कुछ चीजें हैं जो मैं कह रहा था ना, अगर इसको हम रिकॉर्ड में ले लें और शोध हों तो ये हमें आगे के बहुत से दरवाजे खोलती है।
जो कि आधुनिक औषधि। यानी काफी उदाहरणों के द्वारा जो आपने बताया इथनोबॉटनी की उपयोगिता वाकई महत्वपूर्ण है। तो श्रीवास्तव जी, अगर इनके आंकड़ों पर हम जाएं इथनोबॉटनी के, तो ये बताएं कि कौन कौन सी ऐसी विधियां हो सकती हैं जिनके द्वारा हम ये आंकड़े जो इथनोबॉटनी के हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसको ये काफ़ी डिटेल बात है, मैं शॉर्ट में इसका बताऊंगा संक्षिप्त में कि इसका सबसे पहले तो जो इथनोबॉटनिस्ट होते हैं वो जंगलों में जाते हैं, आदिवासियों से संपर्क करते हैं जी, वो भी एक मुश्किल काम है। फिर उनसे उनकी भाषा में बात करना, उन पौधों की जानकारी जो उनके नाम है उन नामों से उनको जानकारी इकट्ठी करना, उन पौधों को इकट्ठा करना, उनका हर्बेरियम बनाना, फिर उनको बॉटनिकली आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद में और फिर ये देखना कि इसमें कौन से भाग हैं, ये सब जानकारी उनसे बड़े मुश्किल से खुद के पूछना पड़ती है। आसानी से जो ग्रामीण लोग हैं, जनजाति लोग हैं, वो बताते नहीं हैं कि साहब इसके बल्ब से क्या होना है या इसके पत्ती से क्या होना है। तो इस तरह की जानकारी एथनोबॉटनिस्ट जाते हैं। क्या मुश्किलात आती हैं उस दौरान? ये लोग भाग जाते हैं, ये लोग बताते नहीं हैं। ऐसी स्थितियाँ कई बार आई। यहाँ पर क्योंकि मैंने इसमें काम किया है स्वयं ने, तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी परेशानी क्या आती है कि जो जनजाति लोग हैं ये परंपरावादी होते हैं। उनको क्या एक भ्रम है कि अगर हमने ये बता दी तो इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। अच्छा। और वो कहते हैं कि हमने अपने गुरु जो उनका ओझा है या विलेज हेडमैन है, वो अगर हमने उनको वचन दिया है इसको हम किसी को बताएंगे नहीं। तो उनसे ये निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो तो आप उनमें ही होकर के उनकी तरह से रहिए और कुछ उनके साथ में बिताइए समय। जब उनको ये विश्वास हो जाता है कि ये इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तब ही कुछ सच्ची बात बता पाते हैं, नहीं तो वो सतही बात करते हैं। तो और कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं श्रीवास्तव जी? इसके बाद प्लांट्स को लाके उनको हर्बेरियम बना के उनको आइडेंटिफाई करके और फिर उनका कलेक्शन किया जाता है और ये जानकारी संग्रह करते हैं जो जनजाति के लोगों से। उस जानकारी को फिर हम प्रमाणित करने के लिए उसको आइडेंटिफाई एनालाइज करते हैं, प्लांट के पर्टिकुलर पार्ट जिसके बारे में जो एक्टिव प्रिंसिपल देखने की कोशिश करते हैं और प्रमाणिकता होने पर फिर हम इसको पब्लिक को बताते हैं कि इस पौधे से ऐसा हो सकता है, जनजाति ऐसा करती है। तो और भी इसके दौरान कुछ किया जाता है जी? हाँ, यहाँ पे एक चीज और है कि एक हमारे यहाँ पे एक उदाहरण में प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा। कि ब्राह्मी एक बहुत जाना पहचाना नाम है, बहुत चर्चित है। हाँ, और इसका उपयोग विविध रूप में होता है, तेल के रूप में भी होता है, शक्ति स्मरण शक्ति के बारे में। क्या है कि जो परंपरा में जो ब्राह्मी का उसको हम अम्बेलिफेरी जो धनिया जाति के पौधे को मान के चलते हैं, उसका जो पौधा है वो पत्ती है उसकी हार्ट शेप होती है। लेकिन क्योंकि ये परंपरा से चला आ रहा था, लेकिन आधुनिक शोधों से सिद्ध हुआ है कि वास्तव में वह ब्राह्मी नहीं है। इसका दूसरा ही पौधा है जिसको हम कहते हैं बैकोपा मोनिरा, वो दूसरा है। तो इसीलिए इसकी शोध की आवश्यकता है। बहुत सी चीजें हमें परंपरा से चली तो आ रही हैं और हम एक दूसरे से सुन करके उनका उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन जब उनके उपयोग और लक्षण और गुण उनका परीक्षण करके जब हम प्रयोगशाला में सत्यापित करने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार हमको मिल नहीं पाता। तो इसके लिए शोध की बहुत आवश्यकता है और सबसे ज्यादा आवश्यकता है पेशेंस की। तो इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि अर्थ का अनर्थ करता है। तो श्रीवास्तव जी, ये तो हमने काफी कुछ जाना। इसके आंकड़े जो हैं इथनोबॉटनी के उसको एकत्रित करने के जो बारे में आपने बताया और कौशिक जी ने जो उदाहरण दिए उसके बारे में, लेकिन एक प्रश्न अक्सर ये उठता है कि इथनोबॉटनी क्या वाकई एक विज्ञान है? इसके बारे में कुछ बताएं। जैसे कि हम देखते हैं कि इथनोबॉटनी का जो कार्य क्षेत्र है बहुत व्यापक है और इसीलिए इसमें जो इथनोबॉटनिस्ट लगे हुए हैं उनकी पद्धतियां हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। जैसे कोई भी ड्रग या कोई भी चीज का पता पड़ता है तो उसको जब तक वो प्रामाणिक नहीं कर लेते, जब तक उसका वो पब्लिक में प्रसार नहीं करते, तो जितनी विधियां हैं इसमें वो प्रामाणिक है। तो इसके जैसे कि प्रकार अगर हम कुछ देखें तो कितने प्रकार हो सकते हैं इथनोबॉटनी के? जी हाँ, इथनोबॉटनी जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। जी हाँ। खासतौर पर जब हम बॉटनी की बात करते हैं तो इथनोबॉटनी आर्कियो इथनोबॉटनी भी है, इथनोटॉक्सोनॉमी है, इथनो इकोलॉजी है, फिर पेलियो इथनोबॉटनी है, इथनो मेडिसिन है, इथनो म्यूजिकोलॉजी है, इथनो गायनोकोलॉजी है,
इथनो माइकोलॉजी है, इथनो नार्कोटिक्स है, इथनो फार्मेकोलॉजी है, इथनो पेडियाट्रिक्स है, इथनो ऑप्थेल्मोलॉजी है, इथनो ऑर्थोपेडिक्स है, इथनो एग्रीकल्चर, इसके अलावा इथनो हॉर्टिकल्चर, इथनो मेटीरियोलॉजी और इथनो लिंग्विस्टिक और इथनो कॉस्मेटिक। कहना मतलब जीवन के जो भी क्षेत्र हैं सभी में इथनोबॉटनी का यूज किया जाता है। अच्छा। इसलिए मैंने कहा ना कि इतना व्यापक है उसका कि हर क्षेत्र से इथनोबॉटनी जुड़ा हुआ। तो श्रीवास्तव जी, जो आपने बताए हैं इतने प्रकार, उसके बारे में संक्षेप में बताइए कुछ। जी हाँ, जैसे आर्कियो इथनोबॉटनी है, जी हाँ, उसमें जो पुरातात्विक अवशेष हैं उनका अध्ययन करने के बाद हम मानव की उद्भव, विस्थापन, रीति रिवाज, पशुओं और फसलों का घरेलूकरण, विकिरण, उपयोग, इससे संबंधित तथ्यों का अध्ययन और विश्लेषण कर सकते हैं। इथनो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जनजातियों के द्वारा स्थानीय भाषा में जो पेड़ पौधों का वर्गीकरण किया जाता है उस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि स्थानीय लोगों को और अच्छी तरह बता सकते हैं कि भाई ये प्लांट है, उनकी भाषा में तो वर्गीकृत किया सकता है। अच्छा अच्छा। इस इस प्रकार से इथनो इकोलॉजी में जो जनजाति हैं उनका जो वनों की जो जैविक और अजैविक दूसरे घटक हैं उनका रेसिप्रोकल अंतर संबंध क्या है, अच्छा, उनका अध्ययन हम कर सकते हैं इथनो इकोलॉजी में। जी हाँ। इस प्रकार से पेलियोइथनोबॉटनी में जीवाश्मों का अध्ययन, फॉसिल्स का अध्ययन करके और इथनो उसमें हम देख सकते हैं। जी हाँ। अपने यहाँ के वैज्ञानिक विष्णु मित्रे हैं, उन्होंने नर्मदा घाटी की महेश्वर तहसील से गेहूं, मटर, मसूर, चावल इनके जीवाश्म खोजे हैं जो लगभग 2000 BC की समय की अवस्था से प्राप्त है। अच्छा, और अच्छा। उस समय की जो कृषि व्यवस्था कितनी उन्नत थी उसके उस पर भी प्रकाश डालते हैं। क्या नाम बताया आपने? विष्णु मित्र। अच्छा अच्छा। इसके बाद दूसरा प्रकार इस प्रकार के इथनो मेडिसिन के अंतर्गत हम जितने भी पेड़ पौधे हैं या पशु हैं, खनिज हैं, उनसे जो प्राप्त करते हैं दवाइयाँ जो प्राप्त करते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जी हाँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्वदेशी फार्माकोपिया, स्वदेशी फार्माकोपिया है, फॉकलोर है या हर्बल रुचि के अनुसार। अब जैसे कहते हैं कि भाई ये दवा कड़वी है तो उसकी जगह कोई अगर मीठी दवा दी सकती है बच्चे को तो उसका भी खोज हम करते हैं इथनो मेडिसिन के अंतर्गत। ऐसी दवाओं के खोज सभी के हिसाब से किया जाता है। इस प्रकार से इथनो म्यूजिकोलॉजी के अंतर्गत हम जनजातियों द्वारा जो संगीत है और वाद्य यंत्रों का जो उपयोग होता है उनके लिए जो कौन से पौधों की लकड़ी ली जाती है इसकी जानकारी हम उनसे होती है इथनो म्यूजिकोलॉजी। इस प्रकार से इथनो गायनेकोलॉजी में, इसमें एक बंगाल के वैज्ञानिक है, तरफदार उनका काम है जी। उनके अनुसार जो है महिलाओं के जो रोग है, यहाँ तक कि नपुंसकता या गर्भवती होना या गर्भपात होना या मेंस का डिस्टर्ब हो जाना, ये सब चीज़ों के उपचार का जो अध्ययन है वो इथनो गायनेकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार से इथनो माइकोलॉजी में हम कवकों के बारे में, फंजाई के बारे से भोजन प्राप्त करते हैं, बहुत से औषधियाँ प्राप्त होती हैं हमें, बहुत से पेय पदार्थ प्राप्त होते हैं और रोगों का निदान उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं इथनो माइकोलॉजी के अंतर्गत। अच्छा। यहाँ तक कि प्राचीन ग्रंथों में हम देखें तो कुकुरमुत्ता है, कुछ बीमारियां जैसे रस्ट है, स्मट है और ईस्ट से शायद सभी लोग परिचित हैं। ईस्ट के बगैर कुछ नहीं है, खमीर होता है। खमीर जी। तो खमीर आदि इनका सबका उल्लेख हम देखते हैं कि पुराने जो ग्रंथ हैं उन सब में मिलता है। इस प्रकार से इतने नार्कोटिक्स के अंतर्गत नशीले पदार्थ जैसे स्नफ और हेलुसिनोजेंस जो है, जो भ्रम पैदा करने वाली केमिकल्स हैं जी हाँ, ऐसे देने वाले पादपों और उनका अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से इथनो टॉक्सिकोलॉजी है, टॉक्सिकोलॉजी जी। तो उसमें क्या है, टॉक्सिन्स जहरीले पदार्थ और उनसे प्राप्त होने वाले पादपों से प्राप्त होने वाले जो विषैले पदार्थ हैं उनका अध्ययन करते हैं। क्योंकि आदिवासी मछली मारना है तो उसका जहर का उपयोग करते हैं। अच्छा अच्छा। तो जहर के लिए कौन कौन से उनका पौधों के एक्सट्रैक्ट का या पत्तियों का उपयोग करते हैं वो। इस प्रकार से जब वो जंगल में शिकार करते हैं, तीर की नोक के ऊपर जहर के बुझाए हुए, आपने सुना होगा जी, जहर के बुझाए हुए तीर रहते हैं। तो वो जहर कौन से प्लांट का कहाँ से होता है वो उसका हम जानकारी। तो वाकई ये तो आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि इथनोबॉटनी जीवन के हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है और विस्तार से जो अगर हमारे विद्यार्थी पढ़ेंगे तो उनको इस बारे में और ज़्यादा पता चलेगा। अच्छा कौशिक जी, एक बात तो ये बताएं कि कुछ पौधों के तो नाम आपने बताया जो जनजातियों द्वारा चिकित्सा में काम लाए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ और बताएंगे इस बारे में? इसमें एक चीज़ ये है कि ये जनजाति लोग हैं, ये परंपरा से जो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं हर क्षेत्र में, उसको तो स्वीकार करते ही हैं, लेकिन ये समय के साथ भी अपने पारंपरिक ज्ञान में वृद्धि करते हैं। किस तरीके से? हाँ, इसका मैं क्योंकि अभी बात इथनो मेडिसिन की बात हुई है, उसी के क्षेत्र में कुछ उदाहरण बतलाता हूँ। हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक शोधों के आधार पर कुछ पौधे ऐसे हैं जो हमारे देश में कुछ समय के पहले ही आए हैं। मतलब ये
सुनने में बड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन बहुत कॉमन मतलब सामान्य उदाहरण में बतला रहा हूँ जो जन सामान्य जाता है। जैसे एक है गाजर घास, ये तो इसी सदी की देन है जो मैक्सिको से हमारे यहाँ पे आई है। अच्छा, तो एक 20-25 साल पहले, बहुत पुराना नहीं है, ज्यादा पुराना नहीं है। नहीं है। ऐसे ही एक है ये बेशर्म जो अक्सर bypass हाइपोमिया, ये भी बहुत पुराना नहीं है। जलकुंभी जो कि हमारे जलाशयों को नष्ट कर रही है, दूषित कर रही है, एक समस्या है, एक बहुत समस्या है, ये भी बहुत पुरानी नहीं है। और लोगों को ये आश्चर्य होगा कि ये जो पौधा है ये अमेजन नदी का है, और यहाँ पर ब्रिटिश पीरियड में ये जो महारानी थी उनके हेट में लगाने के लिए इसका फूल लाया गया था, और ये वहां से ये फैल गया। वहां पर तो ये कंट्रोल में है अमेजन नदी में, लेकिन हमारे यहाँ पे ये विकराल रूप ले गया। तो ये तो एक वैसी इंटरेस्टिंग बात है। तो मतलब क्या है, पौधे क्षेत्र में नए नए आते हैं। तो इसी तरह से कुछ पौधों का इन जनजातियों के द्वारा औषधि के रूप में भी काम में लिया जाता है। अच्छा। एक एग्जाम्पल में अब बताता हूँ, तो बहुत सामान्य उदाहरण है आलू, जिसे हम हर उपयोग में लाते हैं, लेकिन जो जनजाति लोग हैं इसका एक बड़ा विलक्षण उपयोग करते हैं, और इससे कोई भी आदमी अचमा सकता है। अगर कहीं बिच्छू काट ले तो असहनीय दर्द होता है, तो इसको ये क्या करते हैं। एक फोन हमें और मिला है, कौशिक जी। हेलो। हेलो। हाँ, अपना नाम बताएं। मैं विदिशा से बोल रहा हूँ, अनुरूप चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी बोलिए। मैं श्रीवास्तव जी से ये पूछना चाह रहा था जी कि अभी आप बता रहे थे कि सर ये पुरातत्व में किसी तरह का पुराने वो मिलते हैं जी, तो उसको कैसे मतलब आप करते हैं, तो किस तरह से उसको आप बॉटनी को उससे चेक करते हैं। देखिए जी पुरातत्व में जैसे पेड़ पौधों का जो उपयोग है, जी, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ जी जी, कि जैसे बोधि वृक्ष की बात करते हैं, ठीक है ना, तो सांची में आप देखिए, कहीं भी आप जाइए तो वहाँ इंस्क्राइब रहते हैं जी, खुद रहते हैं पत्थरों पर। हाँ हाँ, तो उसको हम अध्ययन करते हैं जी। तो एक जो पुरातत्व का आर्कियोलॉजिस्ट है उसको तो उसकी जानकारी नहीं कौन सा पौधा है, हाँ हाँ, लेकिन बॉटनी वाले बता सकते हैं कौन सा पौधा है, उसकी पत्तियां फूल फल वगैरह देखकर और उसको बता सकते हैं। और इसके अलावा कार्बन डेटिंग करके भी हम पता लगा सकते हैं जी, उम्र का, अच्छा, एक पर्टिकुलर एज का पता लगा सकते हैं किसी स्टोन का और उसका। तो कौशिक जी आप अपनी बात जारी रखें। हाँ, तो ये आलू की मैं बात बता रहा था जो बड़ा रुचिकर है। तो जब बिच्छू काट लेता है तो ये क्या करते हैं कि आलू को काटते हैं, उसके चिप्स, और उसको जो इन्फेक्टेड एरिया जहाँ पे काटा है बिच्छू ने, उसके ऊपर इसको साइक्लिक वे में, चक्रीय वे में इसको ऊपर घुमाते हैं, तो वो उसका दर्द कम हो जाता है, जो बिच्छू का जो डंक अंदर रह जाता है वो अपने आप बाहर निकल जाता है। अच्छा। तो ये इसका वैज्ञानिक उपयोग तो ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से जो उसका स्टिंग है, डंक के अंदर रह गया है, वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है। ये तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इसका, लेकिन इसका वो उपयोग करते हैं। अच्छा, जो बड़ा सामान्य, और इसको कोई भी कभी भी उपयोग में ला सकता है। ये बिल्कुल शर्तिया उपाय है। इसी में और चीज है जो कि बिल्कुल वो है बड़ा इंटरेस्ट। एक ऐसे एक प्लांट है जो कि बंगलों के आसपास हेज के रूप में लगा रहता है, पेडालियंथस टेथमोइडिस। इसका बहुत छोटा सा लाल रंग का फूल होता है, इसको वो लेडी स्लीपर। तो इसके पत्ते का भी बड़ा विलक्षण उपयोग है। जैसे कहीं शरीर में कहीं फोड़ा होता है बॉयल, तो इसको अगर प्रारंभिक अवस्था में इसका ये उपयोग करते हैं कि उस पत्ते को लेते हैं और उसको अगर सीधा बांध देते हैं, मतलब नीचे का हिस्सा बांध दें, तो वो फोड़ा बैठ जाता है। अच्छा, सबसाइड हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर देर हो जाए और इसको उल्टा बांध दें पत्ते को, तो वो फोड़ा फूट जाता है। तो ये उनका अपना अलग ही जानकारी है। अच्छा। और ये उनके उपयोग में आने वाली चीजें हैं। ऐसे ही है ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस। अच्छा। ये भी पौधा बाद में ही आया है। मैं सामान्य भाषा के समय पौधा नाम बताने में असमर्थ हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन इसका क्या करते हैं, चलते फिरते की चोट लग जाए, ठोकर लग जाए, खून निकल आता है, तो ये क्या करते हैं, उस पौधे को उखाड़ते हैं और पत्थर से उसको पीस करके उसके ऊपर लगा लेते हैं कटे भाग पर। तो जो खून है, रक्तस्राव तुरंत बंद हो जाता है। तो ये इनकी अपनी ही अलग प्रयोगशाला है, और ये प्रयोग बड़े सक्सेसफुल रहते हैं, इनके बड़े सफल हैं। तो इसीलिए इनकी ज्ञान को अगर हम आधुनिक रूप में ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी 2-3 उदाहरण बतलाए थे, तो वो बहुत ही उपयोगी है।
तो कौशिक जी, आपने ये जो अभी बताया जनजातियों द्वारा जो पौधों की खोज की जाती है उनका इस्तेमाल अभी जो आपने बताया वो यानी उनके खुद के इलाज के लिए वो लोग करते थे, जी हाँ। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी वो लोग खोजते हैं जिनका इस्तेमाल जानवरों के इलाज में भी किया जाता है। जी हाँ। तो उसके बारे में मेरे ख्याल से श्रीवास्तव जी आप कुछ बताना चाह रहे हैं। अब सभी जानते हैं कि बहुत कॉमन प्लांट है जैसे नीम। जी हाँ। नीम का उपयोग जानवरों के लिए, उनके शरीर पर जो चर्म रोग हो जाते हैं उसके लिए किया जाता है। हाँ हाँ। उनकी पेट की बीमारियां, पेट की जब गड़बड़ी होती है उसमें भी नीम का दिया जाता है। जी। इसके अलावा दूसरा पौधा है अदरक। अदरक का उपयोग भी जानवरों के ट्रबल्स को ठीक करने के लिए वो किया जाता है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा लहसुन भी एक ऐसा पौधा है जिसका उपयोग जानवरों के लिए अक्सर करते हैं। और वैसा तो आप जानते हैं कि जो पशु हैं वो चारा खाते हैं, वो अधिकांश चारे जो हैं वो उनको सेवन करते ही हैं, इसलिए उनका ऑटोमेटिकली फाइबर्स फ्रूट जाता ही है, तो उनको सिस्टम ज्यादा प्रॉब्लम उस तरह की होते नहीं है। तो कौशिक जी आप बता रहे थे कि जनजातियों द्वारा जो पौधे खोजे गए हैं उनका इस्तेमाल जानवरों के इलाज के लिए वो किस तरीके से करते हैं। इसमें कुछ तो श्रीवास्तव साहब ने भी बतलाया ही था, लेकिन क्योंकि मैं क्षेत्र में रहा हूँ, इन लोगों के संपर्क में सीधा सीधा आया हूँ और बहुत सी चीजें अभी इसमें रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन ये मैंने सीधा सीधा देखा है। तो क्या होता है, जानवरों की चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, घाव पकने लगता है या सड़ने गलने लगता है। उसमें सड़ने गलने के साथ साथ में या तो एंटीबायोटिक दें हम, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होते। यहाँ तक कि उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, मैगेट्स, तो उनका ये जो है तंबाकू की पत्तियां पीस करके उसके ऊपर लगाते हैं। और ये भी उपयोग करते हैं जहाँ पानी रुका हो और वहाँ मछलियाँ हों, तो ये इसका तंबाकू को रात में घोल लेते हैं, उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो उसको उस पानी में डाल देते हैं। तो उसकी निकोटीन के कारण से तो मछलियां बेहोश हो जाती हैं और तैर के ऊपर आ जाती हैं, तो इनको आसानी से पकड़ लेते हैं। तो वो वैसे विष के कारण से हानिकारक भी नहीं होती हैं और इनका जो है आखेट भी पूरा जल्दी हो जाता है। तो ये कुछ इनके बड़े अपने ही अलग वो हैं। एक ऐसे ही है घी ग्वारपाठा एलॉय, जब ये जानवरों की हड्डी के जोड़ने के काम में लाते हैं इसको, उसके गूदे को निकालते हैं, एक हड़जोड़ इसमें मिलाते हैं और कुछ और चीजें हैं, उनको मिला करके उस टूटी हड्डी पर इसको रखते हैं, तो उससे इनका इलाज होता है और जल्दी हड्डी जो है जुड़ जाती है। अच्छा अच्छा, तो काफी महत्वपूर्ण यानी आपने बात बताई। श्रीवास्तव जी, अगर कुछ और बीमारी और पौधों के नाम अगर जो जनजातियां उपयोग करते हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे आप। दरअसल बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के हिसाब से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 5000 से ज्यादा पौधे हैं जिनको उपयोग जनजातियां करती हैं अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के पाठ्यक्रम में जो इस्तेमाल किए जाना है उनके बारे में आप संक्षेप में थोड़ा बताना चाहूँगा। बिल्कुल बताइए। तो उनमें खास तौर पर है जैसे नीम, बहुत कॉमन पौधे हैं, अमलतास, अरंडी, अर्जुन, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, सफेद मूसली, असगंध, गुग्गुल, तुलसी, अदरक, लहसुन, ग्वारपाठा, ऐसे पौधे करीब 16-17 पौधे हैं जिनका वर्णन जो है विद्यार्थियों को करना होता है। अच्छा कौशिक जी, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि एक तो ये इथनोबॉटनी है और एक है आयुर्वेदिक पद्धति, तो दोनों में कुछ समानताएं हैं या फिर इथनोबॉटनी आयुर्वेदिक पद्धति से कुछ भिन्न है? ऐसा है, इनको हम एक तरह से ये कह सकते हैं बाप बेटे हैं। मतलब आयुर्वेद जो है लिखित इतिहास है और प्रयोगों पर आधारित है, जबकि इथनोबॉटनी जनजातियों में परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी आया है। और इस बीच एक श्रोता ने टेलीफोन किया है। हेलो जी, मैं डीपी पांडे, प्रिंसिपल नवोदय विद्यालय रातीगढ़। हाँ पूछिए पांडे जी, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं ये पूछना चाहता था कि मसालों का उपयोग ऐसे जो अपने रोग हैं शरीर में होते हैं, व्याधियां जो होती हैं, मसालों का भी कुछ उपयोग हो सकता है क्या? दैनिक प्रयोग में ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ नहीं, देखिए वो तो है ही जी, लेकिन हम यहाँ पे अपने को सीमित किए हुए थे जी, ये जनजातियों द्वारा। अब जैसे हमारा विषय है मसाले की जब बात की है तो एक सीधा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। हल्दी जी, हल्दी का ये आपको अगर खांसी आ रही है जी, बच्चे को बड़े को, आप सोते समय उसको जो है उसकी एक करीब 10 ग्राम हल्दी पाउडर उसको खिला दें और थोड़ा सा गर्म पानी दूध कुछ भी उसे पिला दें, देखेंगे आप सुबह तक अगर सामान्य खांसी है तो रहेगी नहीं। ऐसे खून का बहना तो हल्दी और चूना मिला के करते ही हैं। चोट का लगना तो मसाले भी तो औषधि हैं ही। तो कौशिक जी, आयुर्वेदिक पद्धति और इथनोबॉटनी पद्धति के बारे में आप बता रहे थे, अंतर दोनों में? उसका अंतर यही है
कि वास्तव में जैसे आयुर्वेदिक जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में धन्वंतरी से जैसे शुरुआत होती है। जी हाँ जी। तो हमारे पास जितना भी ज्ञान आयुर्वेद में आज है उसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं। जैसे धन्वंतरी के बाद में उनके शिष्य हुए सुश्रुत, उन्होंने अलग संहिता लिखी। जी हाँ। इसके अलावा चरक ने संहिता लिखी। इसके अलावा हम देखते हैं कि और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें ऋषियों मुनियों ने जनजातियों के द्वारा उपयोग किए पौधों के आधार पर और परिष्कृत और परिमार्जित करके उस ज्ञान को लिखित रूप में लिपिबद्ध किया। जी हाँ। तो ये है एक्चुअली आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद वो है, ये वो ज्ञान है जो परिमार्जित और परिष्कृत है। जबकि इथनोबॉटनी एक जनजाति द्वारा जनजाति द्वारा उपयोग किए गए पौधों के बारे में। तो ये उसका डिफरेंस। जैसे कौशिक जी आप बता रहे थे कि दोनों में बाप और बेटे की तरह वो एक संबंध है। तो और इथनोबॉटनी के बारे में जो हमने वैसे तो काफ़ी बात की, लेकिन ये बताएं कि क्या जनजातीय पौधों का उपयोग चिकित्सा में पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं या फिर और भी उसमें कुछ परिवर्तन आते जा रहे हैं? कुछ परिवर्तनों का जिक्र जैसे आपने कुछ देर पहले। हाँ, मैं बताया था उसी का है कि क्या है कि ये लोग जो है सीखते हैं, कुछ नए पौधे मिलते हैं उनको भी उपयोग में लाते हैं। अगर वो उनको ऐसा लगता है कि ये उस इलाज के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं तो उसका उपयोग करने लगते हैं। इसमें एक और मैं उदाहरण बता देता हूँ जो कि बहुत सामान्य पौधा है, चेरोल, होलोप्टीलिया इंटीग्रिफोलिया। इसके पत्ते अगर आपके ये है दांत, रिंग वर्म है, उसके पत्ते आप तोड़ें और थोड़ा सा उसको हाथ से ही मसल दें और जो इन्फेक्टेड एरिया है जहाँ पे दाद है उसके ऊपर आप उसको रगड़ दीजिए। और मेरा ऐसा अंदाज है 2-3 बार से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो दाद तो नहीं रहेगा। तो ये ऐसे मैंने आपको बताया था, ट्राइडेक्स का है, पेडेलेंथस का है। एक और पौधा है एनिकोस्टेमा लिटोरेंस, ये मलेरिया में और जिसे म्यादी बुखार कहते हैं, टाइफाइड, उसमें इसका काढ़ा बना के देते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनको अपने अनुभवों के आधार पर अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो कौशिक जी एक बात तो ये बताएं कि जनजातियों द्वारा जो पौधों की खोज की जा रही है और इस तरीके से जो उनका जो पारंपरिक जो चल रहा है, तो कौन सा विशेष क्षेत्र है जिसको आप ज़्यादा वो सशक्त मानते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन पौधों की खोज इत्यादि कुछ की गई हो? देखिए, इसमें तो ऐसा है कि इसे हम ऑथेंटिक रूप में विश्वसनीयता से तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव है फील्ड में वो इसमें झाबुआ क्षेत्र में और बस्तर क्षेत्र में इन लोगों में इस एरिया में ज़्यादा काम हुआ है। यहाँ पर काफ़ी पौधों की खोज की गई है। जी हाँ। तो श्रीवास्तव जी आप ये और बता दें कि जैसे कि इस समय आधुनिक चिकित्सा का भी ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं, एलोपैथी का इसका, तो इथनोबॉटनी का क्या इस्तेमाल हो सकता है आधुनिक चिकित्सा में और उसमें यानी कौन कौन सी हम सावधानी भी बरत सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास जो आधुनिक चिकित्सा है वो वास्तव में ज्ञान तो इथनोबॉटनी से ही है। वो ज्ञान हमें कैसे आया है? विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से हमने उनका केमिकल एनालिसिस किया, केमिकल एनालिसिस करके उनका एक्टिव प्रिंसिपल निकाला और एक्टिव प्रिंसिपल निकालने के बाद फिर प्रयोग किए गए कि इस एक्टिव प्रिंसिपल के जो केमिकल है उसको कितनी कितनी मात्रा में दिया जाए और उस मात्रा को देने से एक मनुष्य के ऊपर या पहले पशुओं के ऊपर उसका प्रभाव देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभाव हुआ इन पर। उसके बाद हम डोज निर्धारित कर सकते हैं जी। तो जो डोज निर्धारण की प्रक्रिया है वो आधुनिक चिकित्सा का था, जबकि इथनोबॉटनी में जो डोज निर्धारण था वो एक क्रूड एक्सट्रैक्ट था। क्योंकि यहाँ हम एग्जैक्ट कर सकते हैं 5 ग्राम देना है, 2 ग्राम देना है, 1 ग्राम देना है, कितनी बार देना है, 2 बार देना है, 1 बार देना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आधुनिक चिकित्सा है उसमें काफ़ी एक्यूरेसी ला सकते हैं। अच्छा। तो कौशिक जी ये तो हमने काफ़ी कुछ जाना इथनोबॉटनी के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी हैं बीएससी द्वितीय वर्ष के वनस्पति शास्त्र जो जिनके विषय में ये शामिल है, तो उनके लिए आपके क्या सुझाव है? इस विषय का अध्ययन करने के लिए उन्हें कौन कौन सी बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? ऐसा है, ये तो प्रयोग क्षेत्र का है, तो बच्चों को अपने आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ जा कर के अगर वहाँ के रहवासियों से अध्ययन करें तो उनको पहला जो बिल्कुल डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और पुस्तकों का ज्ञान तो पुस्तकों का है तो वो तो है ही, लेकिन अपने आसपास के क्षेत्र में जाएं तो उनको बिल्कुल सीधी जानकारी मिलेगी और सही जानकारी मिलेगी और ऐसी जानकारी मिल सकती है जो पुस्तकों में ना हो। श्रीवास्तव जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि हम देख रहे हैं हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है आजकल, ये एक बहुत क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो उसको बचाने के लिए भी हम अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करें, पेड़ पौधों की उनकी अधिक से अधिक उनकी उपयोगिता की जानकारी दें। उपयोगिता की जानकारी इससे क्या होगा
उनके संरक्षण की जानकारी भी उनको देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम संरक्षण कर सकेंगे, विभिन्न प्रजातियों का पेड़ पौधों की संरक्षण कर सकेंगे और हमें भावी उपयोग के लिए हमें उपलब्ध हो सकेंगे। यदि अगर कहीं ये चीज़ें अनुपलब्ध हो गई तो फिर हमारे लिए समस्या हो सकती है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए तो सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें जो जानकारी मिले उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करें। तो श्रीवास्तव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इथोबॉटनी पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम जनजातियों द्वारा पौधों का चिकित्सकीय उपयोग। ये कार्यक्रम वनस्पति विज्ञान विषय पर आधारित था। इसे बीएससी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर पी.एन. श्रीवास्तव और डॉक्टर जे.पी. कौशिक। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अंजलि शर्मा। कार्यक्रम का संपादन और निर्देशन किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।